बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने अपना ऑर्डर सेंड करवाया था, जिसमें हम ये कार्ट में चेकआउट पे गए थे। तो हमने सारी डिटेल यहाँ से सेंड की और ये हमें सर्वर साइड पे यहाँ पे चेकआउट कार्ट मॉडल के अंदर हमने रिसीव की। इससे हमने अपना मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाया और इस ऑब्जेक्ट में जो भी डाटा पॉपुलेट करवाना था पॉपुलेट करवाया। यहाँ पे हमारे पास कस्टमर में हम एक नया कस्टमर ऐड कर रहे हैं। अगर यूज़र लॉगिन नहीं है तो यहाँ मैं वो चेक कर लेता हूँ कि अगर यूज़र लॉगिन नहीं है, इफ़ यूज़र इज़ नॉट लॉग्ड इन, तो फिर मैं ये करूँगा। और एल्स इफ़ लॉग्ड इन, अगर पहले से लॉगिन है यूज़र तो मैं इस कस्टमर का अकाउंट बनाने के बजाय यूज़ करंट अकाउंट, जो इसका मौजूदा अकाउंट है जिससे वो लॉगिन है वही यूज़ करूँगा। खैर वो हम लॉगिन वाले सेक्शन पे जाएंगे तो देखेंगे। अभी हम इस दौरान ईमेल सेंड करवाना चाहते हैं कि यूज़र इस वक्त हमें जो भी ईमेल एड्रेस यहाँ पे देता है, मैं उस पर एक मेल चाहता हूँ कि मुझे आ जाए। जब ऑर्डर मेरा फाइनलाइज हो जाए, डेटाबेस में सेव हो जाए, तो ये मैं यहाँ पे ईमेल सेंड करना चाहता हूँ। यहाँ सेशन से रिमूव कर लें और ये रिटर्न ट्रू करने से पहले पहले यहाँ पे मैं ईमेल भेजना चाहता हूँ। ईमेल के लिए आमतौर पे तो हम मतलब जीमेल को यूज़ कर सकते हैं और डोमेन बेस्ड जो मेल्स होती हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं। हर एक का सैम्पल कोड मिल जाता है। मैं यहाँ से जीमेल का सैम्पल कोड ले रहा हूँ। जीमेल ईमेल सेंडिंग सैम्पल कोड, और सी शार्प भी लिख देता हूँ साथ। स्टैक और फ्लो से ही आप ले लें। बस दो तीन चीज़ें होती हैं, ज़्यादा इसमें डीप नहीं होती। ये मैं यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से ये कोड मैं कॉपी कर लेता हूँ और जहाँ पे मैंने मेल सेंड करनी है वहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ। फ्रॉम ईमेल एड्रेस, यहाँ पे इसको रिजॉल्व करता हूँ कंट्रोल डॉट प्रेस करके या ऑल्ट एंटर प्रेस करके। तो इसमें देखें, सबसे पहले हमारे पास है कि हम किस एड्रेस से ईमेल सेंड करना चाह रहे हैं और उसका नाम क्या है, ईमेल एड्रेस क्या है और सेंडर का नाम क्या होगा। इसी तरह किस बंदे को सेंड करना चाह रहे हैं, उस बंदे का नाम क्या है, उसका ईमेल एड्रेस क्या है। ठीक है। इसी तरह उसका पासवर्ड क्या है, सब्जेक्ट क्या है और बॉडी क्या है। बॉडी में तो हमारे पास डायनामिक HTML बेस्ड बॉडी भी आ सकती है कि आप यहाँ पे एक H1 ओपन करें और टेस्टिंग ऑर्डर ईमेल और H1 क्लोज कर दें। इसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आप लिखें, ये तो नेक्स्ट लाइन पे ही जाएगा क्योंकि H1 हमेशा पहली लाइन में आता है। तो वी हैव रिसीव्ड योर ऑर्डर, वी हैव रिसीव्ड योर ऑर्डर नंबर। आगे यहाँ पे मैं नंबर शो करवाना चाहता हूँ, मैंने कर्ली ब्रैकेट्स लगा दी। वी विल कॉन्टेक्ट विद यू सून। तो जब भी आप यहाँ पे वेरिएबल यूज़ करना चाहें तो आपको यहाँ पे स्टार्ट पे डॉलर साइन लगाना होगा, डॉलर साइन। तो अब आप यहाँ पे वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो मेरे पास ऑर्डर आया था ना, ऑर्डर, उसकी आईडी मैं सेंड कर देता हूँ, ऑर्डर आईडी। और इस आईडी को ही मैं सपोज कर लेता हूँ कि ये मेरे पास जो है वो ऑर्डर नंबर है। अच्छा, दूसरा ये कांस्टेंट बना हुआ है तो कांस्टेंट नहीं बनाएं, आप स्ट्रिंग बनाएं कि कांस्टेंट में फिर आप वेरिएबल की वैल्यू नहीं दे सकते। आप इन सबको स्ट्रिंग ही रख लें, कोई इशू नहीं। अच्छा, तो अब आपने ऑर्डर डाल दिया, सेव कर दिया। सेव करने के बाद ना ऑर्डर का जो ऑटो जनरेट आईडी हुई है ना वो हमने लेनी भी है। तो इसमें आप बताते हैं एंट्री ऑफ ऑर्डर, कॉन्टेक्स्ट दैट एंट्री ऑफ ऑर्डर दैट गेट डेटाबेस वैल्यूज़। तो वो डेटाबेस में जो ऑटो जनरेट हुई होती है ना आईडी, वो वापस इस ऑर्डर के अंदर डाल देता है। वही हम नीचे यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमने दो वेरिएबल बनाई, उसमें किस ईमेल एड्रेस से सेंड करना है, किसको सेंड करना है, और पासवर्ड जो है हमारे ईमेल एड्रेस का वो क्या है, और सब्जेक्ट क्या है ईमेल का। तो यहाँ पे ऑर्डर टेस्टिंग ईमेल, और इसी तरह टेस्टिंग ऑर्डर फ्रॉम, उसकी जो भी बॉडी है, बॉडी में मैंने HTML लिख दिया। अब ये जितना अच्छा आप HTML लिख सके तो उतनी अच्छी आउटपुट आपको देगा। बाकी ये जो भी है ये जीमेल की अपनी सेटिंग है। क्रेडेंशियल में आप ये क्रेडेंशियल दे देते हैं।
अब ना ये डाटा हमने आमतौर पे इसमें हार्ड कोड तो नहीं करते जैसे यहाँ पे है। हार्ड कोड करते तो भी ठीक है, काम तो हो जाता है। लेकिन बेहतर जो तरीकाकार है ना वो ये होता है कि आपके पास ऐप सेटिंग डॉट कॉन्फ़िग होती है फाइल, जिसमें आप कनेक्शन स्ट्रिंग रखते हैं, और जब आप डिप्लॉय करते हैं तो डाटाबेस चेंज होता है, आप कनेक्शन स्ट्रिंग भी चेंज करते हैं। इस तरह ईमेल एड्रेस वगैरह भी तो आपने चेंज करने होते हैं। तो आप यहाँ पे ना सेटिंग्स के नाम से या कोई भी आप इसमें सेक्शन बना लें जिस तरह कनेक्शन स्ट्रिंग्स था, तो इसमें आप रिसोर्सेज के नाम से बना लें बेशक, रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज के आगे कर्ली ब्रैकेट्स और कॉमा। अब आप रिसोर्सेज के अंदर जो भी आपका ईमेल एड्रेस है, तो ईमेल एड्रेस बना लें यहाँ पे, ईमेल, ईमेल की डिटेल यहाँ पे दे दें, और एसएमएस के नाम से बना के उसकी डिटेल यहाँ पे दे दें। अब एसएमएस की डिटेल जो भी होगी यहाँ आएगी। ईमेल में हमारे पास जो ईमेल एड्रेस है वो हमारे पास यहाँ पे जो भी एड्रेस होगा वो हम लिख देंगे। उसके बाद इस एड्रेस का अगेंस्ट जो डिस्प्ले नेम होगा, डिस्प्ले नेम, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। और डिस्प्ले नेम के बाद मेरे पास पासवर्ड होगा, इसका पासवर्ड, और इसको ईमेल के बजाय ना मैं जीमेल लिख देता हूँ कि ये जीमेल का ही होगा। ठीक है, अगर कोई और मेल है तो फिर मुझे उसको अलग से ऐड करना होगा। मैं इसको जीमेल लिख रहा हूँ ताकि मुझे यहाँ पे ना एक और पैरामीटर लेना पड़ता है कि इसकी जो ये चीज़ें हैं ना यहाँ पे जो लिखी हुई हैं कि होस्ट जो है इसका होस्ट क्या है, ये भी आप रखना चाहें तो बेशक फिर रख लें। इधर आप ईमेल ही लिख दें, चले जनरलाइज बन जाएगा। इसमें आप यहाँ पे होस्ट भी रख लें कि होस्ट क्या होगा। उसके बाद आप पोर्ट बताएं कि आपकी पोर्ट कौन सी होगी, पोर्ट कौन सी होगी वो बताएं। पोर्ट के बाद जो है आपके पास अनेबल एसएसएल है कि एसएसएल होगा कि नहीं होगा, एसएसएल है या नहीं, तो अनेबल एसएसएल ट्रू या फाल्स, फाल्स ही कहते हैं इसको फिलहाल, या ट्रू ट्रू ही रहने दें, इसका कोई इशू नहीं। अगर मेल सेंड ना हो रही हो तो आप लोकल जो अपना करेंगे उसमें फिर आपको देखना होगा इसको ट्रू करना है या फाल्स। जीमेल की सूरत में आप ट्रू ही रहने दें। तो ये सारी चीज़ें इधर आ गई। अब मैं यहाँ पे ना एक ईमेल एड्रेस लिखूँगा। मैं वैसे यहाँ पे एड्रेस email @email.com, डिस्प्ले नेम evision training, पासवर्ड 123456, होस्ट ft mail.google.com, या जो भी हमारा होगा इसका। पोर्ट जो है 587 होती है तो मैं 500 कर रहा हूँ। ये सिर्फ मैं देखने के लिए कि ये मैं रिसोर्सेज रीड कैसे करूँगा। जब इसमें मैंने रख लिया तो अब इसको मैंने रीड करना है। मैं यहाँ टेस्ट एक फ़ाइल बनाता हूँ, उसमें मैं रीड कर लेता हूँ। टेस्ट कंट्रोलर बना हुआ है और इसके इंडेक्स भी रीड कर लेता हूँ। तो हमारे पास होता है आई कॉन्फ़िगरेशन रूट, आई कॉन्फ़िगरेशन रूट, इसका नाम आप कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं बेशक ऑब्जेक्ट का, इज इक्वल टू न्यू कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, कॉन्फ़िगरेशन बिल्डर, मैनेजर तो पुराने में होता था, न्यू कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, सॉरी बिल्डर। इसमें एक हमारे पास होता है सेट बेस पाथ, कि हमारा बेस पाथ क्या होगा जहाँ से इसने फ़ाइल को रीड करना है, क्योंकि हम जब डिप्लॉय करेंगे तो हो सकता है उसी में आई नेट पब में, www रूट में, उसके बाद अब माई प्रोजेक्ट उसके अंदर जो है हमारा प्रोजेक्ट डिप्लॉयड होगा तो वहाँ फ़ाइल पड़ी होगी। अब जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट पड़ा है ना, अगर वो मैंने वो वाला पाथ उठाना, तो मेरे पास ऐप डोमेन के नाम से एक क्लास है, उसके अंदर करंट डोमेन में बेस डायरेक्टरी कॉल करूँगा तो जहाँ पे हमारी एप्लीकेशन होस्टेड है वो वाली डायरेक्टरी आ जाएगी। यानी अब यूँ समझे कि मैं ये ईविजन के अंदर यहाँ पे पहुँच जाऊँगा, इसके अंदर मेरे पास ये फाइल पड़ी हुई है जो ऐप सेटिंग डॉट जेसन है। तो इसमें अब आप फाइल सेट करेंगे, यहाँ पे ऐड जेसन फाइल करें। ऐड जेसन फाइल, अगर वो फाइल मौजूद नहीं है तो फाइल ऐड कर देगा, नहीं तो आपकी फ़ाइल जो है कॉन्फ़िगरेशन के अंदर लोड हो जाएगी, वहाँ से आप रीड कर सकते हैं। इसको डॉट बिल्ड कर दें तो ये बिल्ड हो जाएगी, तो आपके ये कॉन्फ़िगरेशन होगी। दोबारा बता देता हूँ, आई कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर को आपने यूज़ किया, न्यू कॉन्फ़िगरेशन बिल्डर यूज़ किया, उसके साथ आपने एक बेस पास सेट किया कि आप कौन से फ़ोल्डर के अंदर जाके फ़ाइल को रीड करना चाहते हैं। तो ये बेस डायरेक्टरी होती है वो यही वाली डायरेक्टरी है जिसमें ये सारे कंटेंट पड़े हैं। उसके अंदर आपने कहा कि जेसन फाइल ऐड करो, फाइल का नाम आप बता देंगे जहाँ पे ऐप सेटिंग्स
डॉट जेसन के नाम से फ़ाइल है, बिल्ड कर दी, ये आपके पास बिल्ड होगी। अब इसमें से ना मैं डाटा को रीड करना चाह रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं ईमेल एड्रेस रीड करना चाह रहा हूँ। ठीक है, ईमेल एड्रेस के लिए मैं ये कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट सेक्शन में सबसे पहले मैं बताऊँगा सेक्शन का नाम क्या है। तो ये देखिए पहला सेक्शन है मेरे पास, ये रिसोर्सेज के नाम से ही है, तो मैं कहता हूँ रिसोर्सेज वाला सेक्शन है। ठीक है, इस रिसोर्सेज वाले सेक्शन में फर्दर कौन सा सेक्शन है, मेरे पास ईमेल एड्रेस वाला सेक्शन है, तो मैं कहता हूँ इसमें से मुझे ईमेल एड्रेस दे दें। ठीक है, ये जेसन फाइल है, इसको रीड करने का तरीका है गेट सेक्शन। गेट सेक्शन करके आप आगे पढ़ते जाएंगे, आगे आप ईमेल आप एड्रेस लेना चाहते हैं तो गेट सेक्शन में आप एड्रेस कर लें। एड्रेस करने के बाद डॉट वैल्यू करें, तो ये वैल्यू आपको स्ट्रिंग में ईमेल बता देगा कि इसका ईमेल एड्रेस क्या है। और यहाँ पे अगर मैं इसको वार लिख के वार ईमेल सेक्शन कर दूँ, तो इसमें रिसोर्सेज में ईमेल को रीड करें। ठीक है, और यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, तो ये ईमेल वाला पूरा सेक्शन मेरे पास आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा स्ट्रिंग ईमेल इज इक्वल टू, ये जो मेरे पास ईमेल सेक्शन है, ईमेल सेक्शन बजाय इसके कि मैं सारा दोबारा लिखूँ, उसमें से मैं गेट सेक्शन करता हूँ एड्रेस वाला डॉट वैल्यू, तो ये मेरे पास ईमेल एड्रेस आ गया, ये पासवर्ड आ गया, ये पोर्ट आ गई, ये होस्ट आ गया। तो यहाँ पे पासवर्ड पासवर्ड उसके बाद होस्ट, यहाँ पे भी होस्ट, उसके बाद पोर्ट। अब पोर्ट इंटीजर में होने चाहिए, तो इंट पोर्ट करता हूँ और इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ, कन्वर्ट टू इंट 32, और ये मेरे पास आ जाएगी पोर्ट। तो अब ये देखें कि मैंने यहाँ कन्फिग्रेशन फाइल से सारा डाटा रीड किया है जो वहाँ पे स्टोर करवाया था। अब मैं यहाँ पे डिबगर लगा लेता हूँ और इसको रन करता हूँ, टेस्ट में जाके देखता हूँ कि जो मैंने कन्फिग्रेशन से डाटा रीड किया है क्या ये मुझे चीज़ें मिल रही हैं, और मिल रही हैं तो ठीक है, क्योंकि जब हम डिप्लॉय करेंगे तो ये जो कंट्रोलर्स या मॉडल्स के अंदर या व्यूज़ के अंदर जितना भी कोड लिखा होगा वो सारा इनक्रिप्ट हो जाएगा, उसको कोई चेंज नहीं कर सकेगा। लेकिन इसके साथ जो जेसन फाइल होगी ये ऐप सेटिंग वाली, ये एज इट इज़ आगे जाएगी। तो इस फाइल में नोटपैड में भी रहते हुए आप ईमेल एड्रेस वगैरह चेंज कर सकते हैं, आप डेटाबेस के कनेक्शन चेंज कर सकते हैं, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें इधर रखनी चाहिए। टेस्ट का इंडेक्स, तो ये यहाँ पे आ गया, आप देख सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन पे किया है, ईमेल सेक्शन उठाया, उससे ईमेल उठाई, पासवर्ड, पोर्ट और सारे। अब मैं यहाँ पे इसको देख सकता हूँ, मेरे यहाँ पे ईमेल एड्रेस आ गया, पासवर्ड आ गया, होस्ट आ गया और पोर्ट आ गई। अब ये जितना भी मैंने लिखा था, जैसे लिखा था एज इट इज़ मुझे यहाँ पे ये चीज़ मिल गई, तो मैं यही चीज़ कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और ये मैं जो ऑर्डर सेंड कर रहा हूँ यहाँ पे रख देता हूँ। अब मेरे पास फ्रॉम एड्रेस है, तो वो ये मैंने ईमेल लिया, वो फ्रॉम एड्रेस में कहता हूँ, इसको तो रिजॉल्व करते हैं आल्ट एंटर करके, और मेरे पास ये फ्रॉम एड्रेस है। फ्रॉम एड्रेस देखे मैं यहाँ से उठा रहा हूँ, ये फ्रॉम एड्रेस है, ये लाइन ख़त्म कर दी और इसकी जगह पे मैंने फ्रॉम एड्रेस जो है वो ये रख दिया। ईमेल से हमने उसकी वैल्यू को रीड कर लिया। अच्छा, एड्रेस के अंदर भी अब हमारे पास फर्दर है कि एड्रेस के अंदर उसका एड्रेस, ईमेल में एड्रेस क्या है, और एड्रेस के बाद हाँ डिस्प्ले नेम भी लगा हुआ, ठीक है, डिस्प्ले नेम भी हमने रखा हुआ। तो यहाँ पे यही चीज़ होगी जो दोबारा मैंने गेट करनी है, और इसमें मैंने डिस्प्ले नेम दिखाना है, यहाँ पे डिस्प्ले नेम, यानी यहाँ पे मेरा ईमेल एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पे मेरा नेम आ जाएगा। अब किसको सेंड करनी है, जिसको सेंड करनी है वो आपके पास यहाँ पे मौजूद है, ऑर्डर में कस्टमर में उसका जो ईमेल एड्रेस है उसको सेंड करनी है। कस्टमर का नाम क्या है वो आप यहाँ पे लिख देंगे, ऑर्डर डॉट कस्टमर डॉट नेम, कस्टमर का नेम आ गया। अब फ्रॉम का जो पासवर्ड है वो मैंने यहाँ पे देना है, फ्रॉम पासवर्ड, तो मैं वही यूज़ करता हूँ, ये ईमेल, इसकी वैल्यू जो आ रही है ये, और इसमें मैं यहाँ पे ईमेल सॉरी पासवर्ड लिख देता हूँ, पासवर्ड रीड कर लेगा, तो मेरे पास ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। नेक्स्ट मेरे पास है SMTP का जो होस्ट है, वो होस्ट में कैसे लूँगा, होस्ट भी मैंने यहाँ पे रखा हुआ है कि यहाँ से मैं होस्ट की वैल्यू ले लेता हूँ। पोर्ट की वैल्यू लेनी तो कन्वर्ट टू इंट 32, और ये मेरे पास आ जाएगी पोर्ट।
तो ये देखिए फुल डायनामिक हो गया। आप जो भी डाटा वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे जेसन फाइल में, तो वो सारे का सारा वहाँ से रीड होके यहाँ पे आएगा। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि मैं आपको ईमेल सेंड करनी सिखा रहा हूँ ना, तो अब मैं ऐप सेटिंग में वो जो भी क्रेडेंशियल है जीमेल के डाल देता हूँ। यहाँ से आपको ईमेल सेंड होती नज़र आ जाएगी, लेकिन आपको पासवर्ड नज़र नहीं आएगा कि मैंने कौन सा पासवर्ड यूज़ किया था और मेरी ईमेल एड्रेस क्या था जिससे मैं मेल सेंड कर रहा हूँ। अच्छा, जीमेल की सूरत में ना हमारे पास एक लेस सिक्योर ऐप एक्सेस का ऑप्शन होता है। ये आप गूगल से सर्च करें तो अकाउंट्स में जाएं तो वहाँ लेस सिक्योर लिखें, तो आपको शो हो जाता है। उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ कि लेस सिक्योर ऐप्स जो है वो उस ऑप्शन को आपने ऑन रखना है, तब आपकी जीमेल से ईमेल सेंड होगी, अदरवाइज़ ईमेल सेंड नहीं होगी। अब आपने सारी डिटेल्स यहाँ से पढ़ ली हैं जो भी हैं, और यहाँ से ईमेल सेंड कराने का कोड भी है। ये एसएमटीपी सर्वर होता है जो मेल सेंड करने के लिए यूज़ होता है। उसको होस्ट चाहिए, पोर्ट और बाकी जो भी चीज़ें इसमें दी हुई हैं, फ्रॉम ईमेल एड्रेस और सारा कुछ। और इसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ईमेल जिससे सेंड होगी, अब जिस बंदे को सेंड होगी, टेस्टिंग, जिस बंदे को सेंड होगी उसने जो हमें ईमेल एड्रेस दिया वो, और वो उसका पासवर्ड हमने यहाँ पे ऐड कर, अपना सॉरी उसका नेम और ईमेल एड्रेस यहाँ पे हमने ऐड कर दिया था। ये फ्रॉम, एक मिनट, फ्रॉम एड्रेस और ये टू एड्रेस आ रहा है। जिसको मेल सेंड करनी है वो ये टू एड्रेस है, उसमें उसका ईमेल एड्रेस और नाम दोनों आ रहे हैं। और ये बॉडी में अब हमने एचटीएमएल भेजा है, तो एक हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन होता है मेल के अंदर कि क्या इसकी बॉडी एचटीएमएल है, तो यहाँ आप इस बॉडी एचटीएमएल को ट्रू करेंगे, अदरवाइज आपका एज इट इज़ जो कोड है वो चला जाएगा। और इसके बाद जो एस एम टी वी डॉट सेंड यूज़ करेंगे तो ये मेल यहाँ से फिर सेंड होगी। यहाँ पे मैं डिबगर लगा लेता हूँ यहाँ पे। ये बल्कि जब ये सेंड पे जाए ना तो इस सेंड को मैं ट्राई कैच में रखता हूँ यहाँ पे। आमतौर पे ट्राई कैच में ही रखा जाता है इसको। ट्राई करूँगा ईमेल सेंड होती है कि नहीं, और यहाँ पे एक्सेप्शन मेरे पास आ जाएगी अगर मेल सेंड नहीं होती तो मैसेज में ई डॉट मैसेज मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि मेल सेंड हुई या नहीं हुई, और अगर नहीं हुई तो किस वजह से सेंड नहीं हुई। अब मैं इसको रन करता हूँ प्रोजेक्ट को। यहाँ से मैं कहता हूँ कि मैं ये 2 आइटम लेना चाह रहा हूँ। व्यू कार्ड पे गया, ये आइटम है, बस यही फाइनलाइज करना चाहता हूँ। यहाँ नेम बताऊँगा कौन लेना चाह रहा है, तो मैं यहाँ बता देता हूँ क्या स्नैन। ईमेल एड्रेस यहाँ पे मैं अपना ईमेल एड्रेस दे देता हूँ। लॉगिन आईडी पीबीटी, पासवर्ड 123456, फ़िलहाल यही दे रहा हूँ। चेकआउट करूँगा, अब ये यहाँ पे आ गया। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो भी मेरा ऑर्डर है उसकी डिटेल लेगा सारी। जितनी प्रोडक्ट ऐड की थी, 2 ऐड की थी, उनकी डिटेल लेके ऐड करेगा। ऑर्डर ऐड किया, डेटाबेस में सेव किया, डेटाबेस से वैल्यूज़ गेट की, सेशन से रिमूव किया, कॉन्फ़िगरेशन फाइल को पढ़ा, ईमेल एड्रेस, टू, फ्रॉम, पासवर्ड, सब्जेक्ट, बॉडी, सारी चीज़ें बनाई, और फिर एसएमटीपी का ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद इसने मेल के लिए ट्राई किया सेंड करने के लिए। यहाँ पे वो मतलब थोड़ा टाइम लेता है मेल सेंड करने में। तो ये यहाँ पे आ गया कैच में नहीं आया, इट मीन्स के ईमेल सेंड हो चुकी है। अब हम इस ईमेल को देख भी लेते हैं कि हमें ईमेल आई है कि नहीं। ये आप देख सकते हैं कि मुझे विजन ट्रेनिंग की तरफ से मेल आई है, और ये ऑर्डर टेस्टिंग ईमेल, ईमेल ओपन की तो ये देखें मैंने इसको H1 बनाया था, ये H1 आ गया कि तो वे रिसीव योर ऑर्डर नंबर 2, विल कंटेक्ट यू सोन। तो ये मुझे ईमेल रिसीव हो चुकी है। तो ईमेल सेंड करने का ये तरीकाकार था। नेक्स्ट हमारा ये टॉपिक तो क्लोज़ हो गया कि हमने ऑर्डर रिसीव कैसे करना है। ऑर्डर रिसीव हो गया, डेटाबेस में आ गया, अब आगे व्यू ही कराना है, तो व्यू तो इजीली आप करा सकते हैं। अब मैं एक चीज़ बना देता हूँ कि इस पे जब इमेज पे क्लिक करें तो ये इसकी डिटेल पे ले जाए। तो ये प्रोडक्ट में डिटेल वाला पेज बना, उसको आईडी पास हो रही है 8, तो मैंने ये शो करवाना है प्रोडक्ट में डिटेल्स वाला पेज।
ये प्रोडक्ट कंट्रोलर है। अच्छा, वो प्रोडक्ट्स है तो ये बना हुआ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में डिटेल बना हुआ, तो ये मैं फिर प्रोडक्ट का ही कंट्रोलर बना लेता हूँ। वैसे तो आप उसी प्रोडक्ट्स में रखना चाहे तो आपकी मर्ज़ी, लेकिन वो चूँकि एडमिन के लिए बनाया हुआ है, उसकी अथेंटिकेशन एडमिन की होगी। तो खैर एक हम एक्शन अलग कर भी सकते हैं, लेकिन चलें इसको अलग ही बना लेते हैं। एम्प्टी कंट्रोलर ऐड करते हैं जिसका नाम मैं यहाँ पे प्रोडक्ट कंट्रोलर रखता हूँ, और ये मेरे पास इंडेक्स है। प्रोडक्ट कंट्रोलर में डिटेल्स के नाम से बनाया हुआ है, और जो भी प्रोडक्ट है उसकी आईडी आ जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पे डिपेंडेंसी इंजेक्शन वाला काम करूँगा। प्रोडक्ट कंट्रोलर ऊपर डेटाबेस का बनाऊँगा, प्राइवेट रीड ओनली ना रखें, बेशक प्राइवेट ना रखें, आप सिर्फ एफ डी बी कॉन्टेक्स्ट लिख के अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट कर लें, बेशक कोई इशू नहीं। और यहाँ इसको मैं जस्ट कॉन्टेक्स्ट लिखता हूँ, तो ये जो अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट है इसको वैल्यू दे देता हूँ कॉन्टेक्स्ट से। ये मेरे पास आ गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने आईडी लेनी है, उसके अगेंस्ट प्रोडक्ट उठानी है, जो आईडी आ रही है उसके अगेंस्ट। तो प्रोडक्ट्स डॉट वेयर एम गोज टू एम डॉट आई डी इज इक्वल टू आई डी डॉट फर्स्ट डॉट डिफॉल्ट प्रोडक्ट। इफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू नल तो रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन इंडेक्स और होम के इंडेक्स। इसको होम वाले कंट्रोलर पे वापस भेज दोगे इंडेक्स पे, अगर प्रोडक्ट ना मिले, मतलब उसने आईडी गलत भेजी है। अदरवाइज यही प्रोडक्ट मैं यहाँ पे यूज़र को भेज दूंगा। अब इस प्रोडक्ट में मैं यहाँ कुछ चीज़ें और इंक्लूड करना चाहता हूँ। इंक्लूड, क्योंकि इसके मुझे डिटेल चाहिए, तो इंक्लूड का फंक्शन यूज़ करूँगा। इंक्लूड इंक्लूड में एम गोज टू एम डॉट, अभी नहीं उठा रहा, तो यहाँ आप आके ऑल्ट एंटर प्रेस करें तो ये बताएगा यूजर आइडेंटिटी फ्रेमवर्क कोर, तो अब इसको यूज़ कर लें। अब मेरे पास यहाँ पे इसकी कैटेगरी है वो आने चाहिए, डॉट इंक्लूड इसके इमेजेस हैं वो आना चाहिए, जिसमें इसकी सारी डिटेल आ जाएगी। अब यहाँ पे मैं एक व्यू ऐड करता हूँ, रेजर व्यू होगा और डिटेल नाम होगा, ऐड कर देता हूँ। ये मेरे पास ऐड हो गया। यहाँ मैं मॉडल डिफाइन कर लेता हूँ, @model प्रोडक्ट। अब यहाँ आपने व्यू बनाना है, जितना अच्छा व्यू बना सकें ये अब आप पे है। मैं एक टेबल बना रहा हूँ, बल्कि पहले एक रो बनाता हूँ। रो में डिव बनाता हूँ, कॉलम D6 इधर और कॉलम D6 उधर। अब यहाँ पे मैं इस 6 में H1 शो करता हूँ, उसमें कहता हूँ मॉडल डॉट नेम, प्रोडक्ट का टाइटल आ जाए, ठीक है। और यहाँ पे प्रोडक्ट टाइटल नीचे इसमें लिख देता हूँ मॉडल डॉट कैटेगरी डॉट नेम, उस किस कैटेगरी में है वो आ जाए। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट, और यहाँ मैं लिख देता हूँ कैटेगरी। अब उसके मल्टीपल इमेजेस हैं, मैं राइट साइड पे उसके इमेजेस शो करना चाहता हूँ, और मैं तीन तीन इमेज एक लाइन में शो करना चाहता हूँ, ये दो दो एक लाइन में शो करना चाहता हूँ। मैं फिर रो बना लूँगा, इस रो में वो इमेज बार बार रिपीट होंगे दो दो। तो मैं यहाँ फॉर ईच का लूप लगाता हूँ कि वार आइटम इन मॉडल डॉट प्रोडक्ट इमेजेस इमेजेस। तो इसमें से मेरे पास इमेज का पहला ऑब्जेक्ट आ गया, जहाँ मैं डिव क्लास इज इक्वल टू कॉल MD6 बनाता हूँ कि मुझे छः छः में एक नज़र आए, और ओवरऑल लाइन में दो नज़र आ जाएंगे। तो यहाँ सोर्स इज इक्वल टू @atom डॉट URL क्लास ऐड कर देता हूँ, इमेज डैश थंबनेल, इमेज डैश फ्लोट,
तो ये मेरे पास इसमें इमेज आते जाएंगे। इसको सेव किया और यहाँ पे रिफ़्रेश किया। अच्छा, इसको रन करना है, कंट्रोल F5 किया। रिफ़्रेश किया पेज को, तो ये देखिए हमारे पास ये नोकिया आ गया और उसका एक ही इमेज था वो हमें शो हो गया। लेकिन ये तो एडमिन व्यू के साथ आ गया, तो मैं यहाँ पे इसको बता देता हूँ कि मेरा जो लेआउट है वो अंडरस्कोर वेबसाइट लेआउट है। अगर इस शेड में पड़ा हुआ तो ठीक है, अगर शेड में नहीं पड़ा हुआ तो आप कंप्लीट पाथ बताएंगे स्लैश व्यूज़ स्लैश शेड स्लैश अंडरस्कोर वेबसाइट लेआउट डॉट सी एस एच टी एम एल, फिर एक्सटेंशन भी बताएंगे। शेड में पड़ा है तब भी आप बता सकते हैं कंप्लीट पाथ, लेकिन जस्ट नाम तब आप लिखते हैं जब आपके पास उसके अंदर पड़ा हो, शेड के अंदर पड़ा हो। तो ये इसको अगर मैं कंटेनर में रख लेता हूँ ये सारे को, कंटेनर और यहाँ पे पेस्ट, तो ये देखिए मेरे पास प्रोडक्ट का नाम आ गया कौन सी कैटेगरी से है वो आ गया, प्रोडक्ट का इमेज आ गया। ठीक है, इसकी प्राइस दिखानी है। अब जितना अच्छा व्यू बना सके एचटीएमएल में, तो ये डिटेल वाला व्यू बन गया। यहाँ पे ऐड टू कार्ट का बटन भी लगा सकते हैं कि फिर जो काम हमने वहाँ पे किया था होम पेज पे ऐड टू कार्ट के लिए, वही काम हमें यहाँ भी करना होगा। अब इसकी मैं एक प्राइस शो कर देता हूँ। प्राइस मॉडल डॉट प्राइस RS। ठीक है, डिस्काउंट प्राइस पहले दिखा दें, प्राइस दिखा दें उसको, कार्ड के डिस्काउंटेड प्राइस दिखा दें। वो आप जितना अच्छा आप बनाना चाहें बना सकते हैं। तो ये चीज़ हमारे पास डिटेल वाला पेज भी आ गया, उस पर शो होगी। इसके बाद हमारे मिसलेनियस टॉपिक्स शुरू हो जाते हैं, जिसमें से एक CSS3 है। तो CSS3, तो CSS3 काफ़ी एडवांस है, उसमें काफ़ी चीज़ें हैं। डबल थ्री स्कूल से अगर हम इसको देखें तो यहाँ से हमें ये चीज़ मिल सकती है कि इसका सिंटैक्स सिलेक्टर वगैरह सारी चीज़ें वैसी हैं, जिसमें जो कुछ चीज़ें हैं मैं CSS3 के हवाले से बताना चाहूँगा। जैसे हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं मोस्टली इसमें एनिमेशंस को टारगेट करता हूँ। राउंडेड कॉर्नर्स को देख लें, बैकग्राउंड्स को देख लें, ग्रेडियंट्स ग्रेडियंट्स देख लें, शैडो देख लें, टेक्स्ट इफेक्ट देख लें, वेब के फ़ॉन्ट यूज़ करने हैं तो वो देख लें, और एनिमेशंस को देख लें, मीडिया क्यूरीज है ये देख लें। बस इतनी चीज़ें काफ़ी हैं, बाकी आप खुद देख सकें। तो ये देखें हमारे पास ना ये एक डिव है जिसका बॉर्डर जो है वो कॉर्नर पे राउंडेड बॉर्डर है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक कमांड होती है बॉर्डर रेडियस, वो हम लगाते हैं। तो ये देखिए बॉर्डर रेडियस 25 पिक्सल, तो ये इसको 25 पिक्सल राउंड कर देगी हर तरफ से। और अगर मुझे एक तरफ लगाना है कि जस्ट राइट तरफ बॉर्डर रेडियस राइट टॉप, इस तरह आप लगाएंगे तो एक साइड पे भी आप लगा सकते हैं। टॉप राइट या राइट टॉप, मतलब एक साइड से आप लगाना चाहें तो वो भी लग सकता है। तो बॉर्डर रेडियस आप किसी भी डिव को इस तरह लगाना चाहें। और अगर आप वैल्यू देना चाहें तमाम की इकट्ठी करके वैल्यू देना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं बॉर्डर रेडियस। तो ये टॉप राइट होता है, यानी पहले ये होता है 15 है, और सॉरी पहले ये होता है, पहले ये 15 है, उसके बाद ये देखिए नेक्स्ट 50 है, फिर 30 है, फिर 5 है। तो टॉप लेफ्ट से स्टार्ट होता है, फिर टॉप राइट, फिर बॉटम राइट, फिर बॉटम लेफ्ट, इस तरह आप चारों रेडियस इकट्ठे भी एक लाइन में बता सकते हैं। बॉर्डर रेडियस पर इतना ही है। और अगर बॉर्डर रेडियस आप 50% दे दें तो यही डिव जो है आपको बिल्कुल मतलब गोल शक्ल में नज़र आ जाएगी। तो यहाँ पे जहाँ भी बॉर्डर रेडियस लिखा हुआ है इसको मैं 50% कर देता हूँ और रन कहते हैं, तो आप देखेंगे ये बिल्कुल राउंडेड हो गई। इसमें आप इसकी विड्थ और हाइट बराबर कर दें तो ये बिल्कुल राउंडेड शेप हो गई। ये 50% से ज़्यादा भी लिख सकते हैं आप। 50% होगा तो राउंडेड होगा, बेशक आप 100% भी लिख दें, रहेगा ही राउंडेड, इससे ज़्यादा राउंड तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीपल बैकग्राउंड, आप किसी चीज़ के ऐड करना चाहें तो ये देखिए एक बैकग्राउंड इमेज उसने लगाया, फिर ये दूसरा इमेज लगाया। तो इमेज अगर ट्रांसपेरेंट होगा तो दोनों इमेज मतलब जहाँ जहाँ वो ट्रांसपेरेंट होगा वहाँ पे दूसरा इमेज शो हो सकता है। खैर ये वैसे ओपन हो गया था, इसमें इतनी चीज़ नहीं है।
बैकग्राउंड में हमारे पास एक होता है कि ग्रेडियंट वहाँ वो बल्कि आगे आ रहा है यहाँ पे, वहाँ पे हम देखेंगे। उसके बाद हमारे पास ना टेक्स्ट के साथ इफेक्ट भी आता है। अब टेक्स्ट के साथ ना ये जिस तरह ये बैक पे इसका शेडो से आ रहा है, ये आप इफेक्ट इसमें डाल सकते हैं। इसमें दो तरह के इफेक्ट हैं, एक बॉक्स के साथ शो होता है, जैसे ये बॉक्स बना हुआ है इसके साथ शो, और एक जो है जैसे ये इसके ऊपर आपने हवर किया तो आ रहा है, और एक जो है वो टेक्स्ट के साथ है। तो दोनों को वैल्यूज़ देने का तरीकाकार सेम है, और देने का ये होता है कि आप लिखते हैं टेक्स्ट शेडो 2px 2px। अब ये देखें 2px का शेडो है। आप इसको अगर कर दें 20px, और इधर भी आप कर दें 20px और इसको रन करें, तो ये देखें ये ओरिजिनल टेक्स्ट है ऊपर, और ये नीचे इसका शेडो आ रहा है। और इसका आप कलर भी बता सकते हैं शेडो का, कि इसका कलर रेड होना चाहिए, तो ये रेड हो गया। और इसके बाद ना इसकी वो फैलाव को भी बता सकते हैं, ये बिल्कुल सॉलिड होना चाहिए या सिर्फ फैला हुआ होना चाहिए। तो मैं इसको कहता हूँ ये 10px इसका फैलाव, 1 मिनट, वो आप फिर रेड जो है वो बाद में लिखेंगे, रेड। तो अब देखें ये इस तरह आएगा। अब ये फैलाव बहुत ज़्यादा है, तो इसको हम 3 पिक्सल करते हैं, ताकि ये हमें कुछ नज़र आए कि क्या लिखा हुआ है ये चीज़। और इसी तरह ये भी हमने ज़्यादा डाला हुआ है, इसको हम 2 पिक्सल 2 पिक्सल और 3 पिक्सल तक फैलाव, और इस तरह। तो ये देखिए हमारे पास ये टेक्स्ट का शेडो आ रहा है। अगर इसको मैं कलर यहाँ पे वाइट कर लूँ, कलर वाइट, और फिर इसको रन करूँ, तो ये देखिए मेरे पास कुछ इस तरह का टेक्स्ट आ गया। और इसमें मैं फिर इसका फैलाव जो है वो मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ, और फिर रन करता हूँ, तो ये देखें ये जिस तरह फोटोशॉप में आप टेक्स्ट लिखते हैं, इस तरह का टेक्स्ट यहाँ पे लिखा जा सकता है। तो ये हमारे पास टेक्स्ट शेडो था। इसी तरह बॉक्स शेडो की बात करें, तो जहाँ टेक्स्ट शेडो लिखा हो वहीं बॉक्स शेडो लिख दे, तो वो बॉक्स के ऊपर अप्लाई होगा। ये देखें ये सारे टेक्स्ट शेडो की एग्जांपल है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये बॉर्डर अराउंड टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो आप दो भी लगा सकते हैं, एक आपने लगाया -1 पिक्सल पे ब्लैक कलर का लगाया, फिर दूसरा आपने 0.1 पिक्सल पे आपने ब्लैक लगाया, फिर मतलब ये कॉमा लगा के आप मल्टीपल भी लगा सकते हैं, जिससे आप बड़े खूबसूरत से टेक्स्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। और बॉक्स शेडो इसी तरह टेक्स्ट की जगह बॉक्स लिख दें तो वो बॉक्स को लग जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ग्रेडियंट है, कि आप ग्रेडियंट में ना ये मल्टीपल कलर्स की फिलिंग करना चाहते हैं। एक डिव का बैकग्राउंड रेड या ग्रीन रख सकते हैं, तो यहाँ पे आप मल्टीपल कलर्स देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। इसमें हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक लीनियर ग्रेडियंट होता है, एक रेडियल ग्रेडियंट होता है। रेडियल जो होता है वो राउंड शेप में बढ़ता है, यानी कि यहाँ से ऐसे ऐसे ब्लैक है, फिर ग्रीन है, फिर आगे जाएंगे सर्कल वाइज आगे जाता है। और लीनियर जो है ना एक लाइन की सूरत में जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास जो है ये लीनियर ग्रेडियंट है। और अगर रेडियल का इसको लिखना है, तो जहाँ लीनियर ग्रेडियंट लिखा हुआ वहाँ रेडियल लिख दें, RADIAL, रेडियल ग्रेडियंट। तो वो कुछ इस तरह से होगा। ये देखें ये अंदर से शुरू हुआ और इस तरह फैलता गया। अगर इसकी मैं विड्थ और हाइट बराबर कर दूँ, विड्थ 200 पिक्सल, हाइट भी 200 है, तो शायद इसकी विड्थ के यहाँ आगे और दी हुई है। अच्छा स्पेलिंग गलत है विड्थ के। रन करें तो ये आप देख सकते हैं ये रेडियल है और ये लीनियर है। ठीक है, एक से ज़्यादा आप बता सकते हैं, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू। तो ये देखें ये सारे कलर यहाँ पे आ जाएंगे। और इसी तरह आप इसको अब रेडियल करते हैं तो आपको वाज़े महसूस होगा ये कलर। ये देखें रेड, येलो, ग्रीन और ब्लू। इसके साथ अगर आप बॉर्डर रेडियस भी साथ ऐड कर दें, बॉर्डर रेडियस 50%, तो ये देखें वो लास्ट वाला कलर गायब ही हो गया, बिल्कुल हल्का हल्का सा यहाँ पे है क्योंकि उसका एरिया गायब हो गया। तो ये देखिए एक अच्छा सा आपका कोई बटन या कोई भी चीज़ बनाना चाहे तो पहले जो इमेज से बनाते थे वो अब हम ग्रेडियंट से बना सकते हैं। तो बाकी यही है कि आपने टॉप से राइट दिखाना है, राइट से लेफ़्ट दिखाना है, तो टू राइट रेड येलो, ठीक है, वो आप डायरेक्शन भी बता सकते हैं। और ये बता रहा है टू बॉटम राइट, बॉटम राइट से शुरू हो और रेड रेड हो फिर येलो हो। ठीक है, जिस तरह आप एग्जांपल इसको देख लें। नेक्स्ट हमारे पास है टेक्स्ट के इफ़ेक्ट्स है, टेक्स्ट ओवरफ्लो है, टेक्स्ट रैप नहीं, ये तो और चीज़ें हैं। CS3 में जो चीज़ें थी वो वेब में से आप कोई फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहें तो फ़ॉन्ट यूज़ करने के लिए चलो मैं इनको नहीं देखता, हम गूगल फ़ॉन्ट को देख लेते हैं। इसके बदले में गूगल फ़ॉन्ट, ये हमारे पास फ़ॉन्ट्स हैं।
फ़ॉन्ट्स ओपन करें, fonts.google.com। अपने प्रोजेक्ट में आप कोई भी फ़ॉन्ट लगाना चाहें तो आपके पास डिफरेंट फ़ॉन्ट्स अवेलेबल हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इनमें से कोई भी फ़ॉन्ट देखें जो आपको पसंद आए। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ये वाला, ये ज़रा अलग सा स्टाइल है तो मैं कहता हूँ ये। अब इसको यूज़ करना है तो ये आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड करके अपने उसमें ब्राउज़र में इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसको डाउनलोड करें तो ये देखिए आपको ज़िप फाइल दे रहा है। ज़िप फाइल डाउनलोड करेंगे तो आपके इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ओपन करें तो ये देखिए इसने आपको ये फ़ॉन्ट दिया है। और हाँ, इसने इसके साथ CSS फाइल नहीं रखी। खैर इसके मैं कोई और फ़ॉन्ट देख लेता हूँ। इन्होंने थोड़ा सा चेंज भी किया है गूगल फ़ॉन्ट ने, पहले इसका स्टाइल कुछ अलग से था। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ ये वाला फ़ॉन्ट है और इसको मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ। हाँ, इसको मैं डाउनलोड फैमिली करता हूँ। स्टार्ट, ओपन। हाँ, इसमें अभी मेरे ख्याल में वो दे नहीं रहा, वो सिर्फ फ़ॉन्ट ही दे रहा है कि आप फ़ॉन्ट जो है ना इसके साथ CSS अपनी खुद लेके। पहले वो CSS की फ़ाइल भी दे देता था यहाँ पे। अब मेरे ख्याल में शायद उसने कुछ चेंज किया है। वो जावास्क्रिप्ट के साथ आपने अगर इसको लगाना है तो जावास्क्रिप्ट के ज़रिए भी पेज के अंदर एम्बेड करने का ऑप्शन देता था। और दूसरा जो है डायरेक्ट CSS के ज़रिए एम्बेड करने का भी ऑप्शन देता था, और डाउनलोड करके भी आप कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ये दे रहा है, यहाँ पे हम डाउनलोड कर रहे हैं तो ये यहाँ पे दे रहा है सिलेक्ट करने का ना, कि आप फ़ॉन्ट देख लें और फ़ॉन्ट पसंद आता है तो सेलेक्ट दिस स्टाइल करें। सेलेक्ट दिस स्टाइल करेंगे तो ये इस स्टाइल को अपने पास ऐड कर लेगा। और इसके अलावा कोई और स्टाइल भी आप सिलेक्ट करना चाहें तो मतलब दो इकट्ठे भी कर सकते हैं। मैं कहता हूँ ये साथ ये भी है, और इसको भी मैं कहता हूँ यहाँ पे ये तो अच्छा रिमूव का आ रहा है। मेरे ख्याल में पहले भी यही ओपन किया हुआ था। अब इसके अंदर सेलेक्ट दिस स्टाइल तो ये देखें यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। मैं कहता हूँ इसको मैंने एम्बेड करना है। यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन भी आ रहा है, ये देखें ये डाउनलोड फैमिली आ रहा है, तो मैं कहता हूँ एम्बेड करना है। एम्बेड में कहता है कि आप लिंक में ना ये @import से करना चाहते हैं तो इस तरह इम्पोर्ट हो जाएगा, और लिंक लगाना चाहते हैं तो ये लिंक लगा दे। ये @import जो है ना ये आप CSS की फ़ाइल के अंदर लिखते हैं, ये स्टाइल के अंदर जैसे लिख रहा है ना ये CSS की फ़ाइल के अंदर लिखते हैं। और फिर जहाँ जिस टेक्स्ट को ये वाला फ़ॉन्ट लगाना है ना उसकी फ़ॉन्ट फैमिली जो है ये रखते हैं जो इसने दी हुई है। और अगर ये लोड नहीं होता तो ये सिर्फ जो है इसको यूज़ करेगा। और लिंक लगाना है तो ये लिंक कॉपी करें अपने उसमें लेआउट में, या जहाँ भी आप लगाना चाहते हैं जिस पेज पे उसमें पेस्ट कर दें, और फ़ॉन्ट फैमिली इसी तरह वही रखनी है। तो ये गूगल फ़ॉन्ट आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास मीडिया क्यूरीज़ हैं। मीडिया क्यूरीज़ जो है वो अभी हम इसमें काम तो नहीं करते, क्योंकि हमें जो है बूटस्ट्रैप ये सारे काम कर देता है खुद ही। फिर भी एक नज़र हम इसमें देखना चाहते हैं कि मतलब मीडिया क्यूरीज़ क्या होती हैं। मीडिया क्यूरी में ना आपके पास मीडिया होता है, एक आल होता है जिसमें आप तमाम डिवाइसेस को टारगेट करते हैं। यहाँ पे सिर्फ प्रिंट वाली डिवाइसेस को टारगेट कर रहे हैं, या स्क्रीन वाली को जिसको हम यूज़ करते हैं। अब मीडिया क्यूरी के एग्जांपल अगर देखना चाहें तो मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। मीडिया क्यूरी का मतलब है कि CSS जो है आप कंडीशनल लिखते हैं @media स्क्रीन, ये सिर्फ स्क्रीन के लिए होगा। एंड मिनिमम विड्थ जो होगी 480 होगी। 480 से कम जब विड्थ होगी तो ये अप्लाई नहीं होगा। ये देखिए मैं इसको जब ज़्यादा विड्थ करता हूँ तो ये ग्रीन आता है, लाइट ग्रीन। और वैसे उसने ऊपर पिंक बताया हुआ है, तो मैं जब भी 480 से कम विड्थ इसकी करता हूँ वो ऊपर रिजल्ट साइज़ में वो बता भी रहा है कि जो ही आप 480 से नीचे आए, ये देखें 479 तक गए तो ये 480 पे ये। तो ये कंडीशनल क्यूरीज हैं जिनके थ्रू आपका सारा बूटस्ट्रैप बना हुआ है, जिन पे डिपेंड करके इसी पे बेस करता है। और उसमें कोई डिव शो करानी है नहीं करानी, तो वो जैसे किसी में मेन्यू होता है तो आप मोबाइल की सूरत में मेन्यू को हाइड कर देते हैं, तो यहाँ आप बता सकते हैं कि यहाँ पे डिस्प्ले हो, और यहाँ पे आप इसको बता दें कि डिस्प्ले नन, के 480 जब विड्थ हो जाए उस पे नज़र आना चाहिए। 480 से मिनिमम की जगह आप मैक्स लिखते हैं कि मैक्स विड्थ जो है वो कितनी होनी चाहिए, तो मैक्सिमम के साथ भी आप कंडीशन लगा के कोई काम कर सकते हैं। इसके अलावा भी इसमें होती हैं ट्रांजिशन होती हैं, ये ट्रांसफॉर्म्स हैं, 2D और 3D एनिमेशंस हैं, और मल्टीपल कॉलम्स हैं। ठीक है, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं।
ट्रांजिशन में आप देख सकते हैं कि ये आप इसके ऊपर कर्सर लेके के देखें, वो ऐसा से बड़ा हुआ और उसने बैकग्राउंड कलर भी चेंज किया अपना। तो ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन डिले इसमें आप बताते हैं कितना कितनी देर के बाद स्टार्ट होना चाहिए, ड्यूरेशन बताते हैं कितना होना चाहिए, कौन सी प्रॉपर्टी आप कह रहे हैं, और ट्रांजिशन की टाइमिंग का फंक्शन एक ऑप्शन है। यहाँ पे आप इसका नीचे सेंटेक्स देखिए अगर कहीं, तो ये बता रहा है कि इसकी विड्थ 100 है, हाइट 200 है, बैकग्राउंड रेड है, और ट्रांजिशन इसकी है ना विड्थ आपने चेंज करनी है 2 सेकेंड में। ठीक है, और ये देखें इसमें मैं जाता हूँ। इसमें दो हमारे पास स्टाइल होता है, एक नॉर्मल स्टाइल होता है और एक हावर की सूरत में होता है। देखिए हावर की सूरत में इसकी विड्थ जो है 300 हो रही है, वैसे 100 है, हावर की सूरत में 300 होगी, और विड्थ ट्रांजिशन जो लिखी है ना कि विड्थ 2 सेकेंड में विड्थ इसकी होनी चाहिए। मैं इस पर कर्सर लेके जाता हूँ, देखिए 2 सेकेंड में इसकी विड्थ बढ़ी और ये हो गया, और कर्सर वापस लेके आया तो फिर ये इसी तरह हो गया। अब अगर ये मैं ट्रांजिशन वाला ये निकाल देता हूँ, सिंपल ऐसे ही लिखता हूँ और रन करता हूँ, देखिए इसमें कर्सर लेके गया एकदम बड़ा हुआ एकदम छोटा हुआ ये। लेकिन इसमें जब मैं ट्रांजिशन अप्लाई करता हूँ तो वो ट्रांजिशन के मुताबिक जितना टाइम देता हूँ वो देता है। तो इसमें आल भी लिख सकता हूँ मैं, आल 2s, इसमें मैं इसकी विड्थ 300 और हाइट भी 250 पिक्सल कर लेता हूँ। तो अब विड्थ और हाइट दोनों एट ए टाइम इसकी मतलब बड़ी होंगी। मैं कर्सर लेके जाता हूँ तो ये देखिए विड्थ और हाइट दोनों एट ए टाइम बड़ी हो रही हैं और एट ए टाइम दोनों छोटी हो रही हैं। तो ये चीज़ ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन के साथ आप ट्रांसफॉर्म भी लगा सकते हैं। ट्रांसफॉर्म में चीज़ अपनी जगह से थोड़ी सी मूव करके आगे लेके जाना है, तो ये आपके पास ट्रांसफॉर्म आगे नेक्सस के अंदर ट्रांसफॉर्म है। तो ये देखें आप ट्रांसफॉर्म इसके आप कर्सर लेके गए तो ये ट्रांसफॉर्म होके रोटेट हुआ है 2D रोटेट, और ये रोटेट हुआ है 3D रोटेट। इसका भी कोड लिख लें सिंपल, रोटेट एक्स वाई और जेड है। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्म में देखें रोटेट 150 पिक्सल दिया हुआ है कि आप इस पर कर्सर लेके जाएं। अच्छा, ये इसने पहले ही रोटेट करके रखा हुआ है, हावर करने की सूरत में रोटेट नहीं कर रहा बल्कि नॉर्मली ही रोटेट रखा हुआ है। ये देखिए ये माई हैश माई डिव में ट्रांसफॉर्म किया और रोटेट, इसमें मैं कॉलन लगा देता हूँ कि हावर, कि जब इसमें मैं हावर करूँ ना तब रोटेट करे। ये देखिए नॉर्मली है, इसमें कर्सर लेके गया एकदम रोटेट होके नीचे चला गया, ये देखें। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऐसा से जाए तो फिर मुझे यहाँ ट्रांसफॉर्म ऐड करना होगा, ट्रांसफॉर्म ऑल 1s, तमाम जो ट्रांसफॉर्म होने हैं इस डिव से रिलेटेड वो एक में होना चाहिए। बल्कि इसको मुझे यहाँ भी लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा हैश माई डिव, इसके अंदर मैं लिखूँगा ट्रांसफॉर्म। यहाँ मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हैश माई डिव है जिस पे हावर होने की सूरत में ये हो रहा है। तो हावर ना होने की सूरत में मैंने वहाँ इसको दूंगा कि इसने 1 सेकेंड में होना है। अब देखिए मैं रन करता हूँ, ट्रांसफॉर्म, सॉरी ट्रांजिशन लिखना था, ट्रांजिशन, ट्रांसफॉर्म तो ये नीचे हो रहा है, ट्रांजिशन लिखना है मैंने। कर्सर लेके गया तो ये देखें जितना टाइम दिया उतने टाइम में ये रोटेट होके नीचे आ गया ट्रांसफॉर्म एक्स की सूरत में। और अगर ट्रांसफॉर्म वाई होता फिर क्या करता है ये, अब देखें, अब ये वाई की सूरत में हो रहा है। और जेड, जेड लिखूंगा तो आप जेड का भी देख लेंगे, जेड को ये कैसे दिखाएगा। ये चूँकि मैंने 150 किया है, इसको मैं 360 करता हूँ कि वो पूरे का पूरा एक दफ़ा घूम के आ जाए। अब देखें ये चीज़, और मैं जेड नहीं देता, मैं सिर्फ लिखता हूँ रोटेट हो 360। ये देखें, तो ये हमारे पास ट्रांसफॉर्म था, ट्रांजिशन थी, और 2D और 3D था। ये 2D है आपके पास और 3D आपने पीछे देखा कि आप उसको एक्स वाई जेड दोनों में कर सकते हैं। ये 3D है, 3D में आप देखें ये एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में आप कर सकते हैं। अच्छा, 2D ट्रांसफॉर्म ये देखें, इसमें हमारे पास और भी चीज़ें आ जाती है, स्केल आ जाता है, रोटेट आ जाता है, ठीक है, स्क्यू आ जाता है, और मैट्रिक्स भी आ जाता है। तो ये बता रहा है कि ट्रांसलेट ये होता है कि वो यहाँ पे है ओरिजिनली और यहाँ पे आपको आगे शो हो जाता है। उसके एग्जांपल इसने बताया, ट्रांसलेट में आप बता देते हैं 50 पिक्सल 100 पिक्सल, तो 50 पिक्सल राइट चला गया, 100 पिक्सल नीचे आ गया। इसी तरह रोटेट में बताते हैं कि वो अपनी जगह पे रह गया रोटेट 20, तो ये अपनी जगह से राइट
की तरफ 20 डिग्री मूव करेगा। इसी तरह स्केल का मेथड जो है वो उसको ना ट्रांसफॉर्म करके बड़ा कर दिखाएगा। स्केल में आप 1,1 लिखें तो ओरिजिनल होगा, 1.5 1.5 देंगे स्केल तो ये 1.5 गुना हो जाएगा। अब ये इसकी विड्थ जो है मतलब डबल हो रही है और हाइट जो है वो ट्रिपल हो रही है। मतलब ये बाकी भी इसमें आप प्रॉपर्टीज देख सकते हैं। नेक्स्ट एनिमेशन है। ये टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कि आप यहाँ पे अगर इसको पेज को दोबारा ओपन करें तो ये देखें, ये जो मूव होके यहाँ तक आया, ये CSS की एनिमेशन है, इसने वापस भी आया। तो यहाँ आप इसका देख लें। इसमें मैं बता देता हूँ, आप जो है ना एक डिव बनाई आपने, उसमें आपने जो भी हाइट विड्थ रखनी थी सारा रखा और एनिमेशन नेम आपने रखा कि उसकी एग्जांपल एनिमेशन का नाम होगा और एनिमेशन ड्यूरेशन रखा कि कितना टाइम लगाएगा। उसे आपने बताया कि ये 4 सेकंड लगाएगा एनिमेशन एग्जीक्यूट होने में। और एनिमेशन करेगी क्या, फ्रॉम और टू आपने दिया हुआ है। तो जो भी एनिमेशन आप नाम यहाँ पे देते हैं ना, वो यहाँ पे एनिमेशन का एक फंक्शन बनाना आता है जो कि @ की फ्रेम से स्टार्ट होता है। आगे जो भी आपने नाम रखा वो नाम आएगा और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर इसका कोड आएगा। कोड में बता रहा है फ्रॉम रेड टू येलो, यानी कि रेड कलर है उस रेड से येलो की तरफ जाए। ये आप देख सकते हैं येलो की तरफ किया है, फिर रेड हो गया और यहाँ पे रुक गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये ना एकदम देखें आप, यहाँ से रेड से गया येलो और येलो से एकदम रेड हो जाएगा। तो यानी कि इस तरह वहाँ जाते हुए ये स्लो स्लो गया लेकिन वापसी एकदम जो है रिवर्स आ गया। तो इसको रिवर्स का फंक्शन लगा दें एनिमेशन, वो बल्कि नीचे यहाँ होगा, हम देख लेते हैं। ये देखिए, अब इसने यहाँ पे दिया हुआ है कि आप वहाँ फ्राम और टू था, यहाँ परसेंटेज में दे दिया है कि 0 पे इतने परसेंट हो, 20 पे इतना हो, 50 पे इतना हो, 100% पे ये हो। तो अब आप यहाँ पे ऐसे भी दे सकते हैं। ये देखें, ठीक है, ये भी अभी अल्टरनेट नहीं है, नीचे हम जाएंगे अल्टरनेट को भी देखते हैं। यहाँ देखें, यहाँ भी वही चीज़ है, ये इसने मतलब इसमें रेड कलर इंक्लूड किया, लेफ्ट 0 टॉप 0 बताया। वो आप अगर CSS के लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखे तो वहाँ आप देख सकते हैं। तो ये देखें, ये इस तरह CSS से मूव हो रहा है। तो ये देखें ना, 0 पे वो कहता है रेड कलर हो और लेफ्ट भी 0 टॉप भी 0, तो यहाँ पे है। फिर ये लेफ्ट 200 और टॉप 0, यानी टॉप उधर ही रहेगा लेकिन 200 यहाँ इस साइड पे आ जाएगा। नीचे देखें तो ये लेफ्ट भी 200 है, टॉप भी 2, तो टॉप पे तो लेफ्ट पे तो ऑलरेडी 200 है, टॉप से 200 तो ये नीचे आ जाएगा। तो इस तरह ये एक जगह पे घूमता रहेगा। डिले एंड एनिमेशन। डिले में वही चीज़ है कि आप जो है ना उसमें 2 सेकंड लगा रहे हैं कि 2 सेकंड के बाद जो है ये एनिमेशन स्टार्ट हो, जो पे लोड उस वक्त हो, बल्कि 2 सेकंड के बाद हो। बाकी भी चीज़ें हाउ मेनी टाइम्स एनिमेशन शुड रन, तो इसमें आप इन्फिनाइट दे सकते हैं या एनिमेशन आर्ट्रेशन काउंट दे दें, तो जो काउंट होगा वो आप, या काउंट को आप इन्फिनाइट भी लिख सकते हैं कि ये मुस्तकिल चलता रहे, रुके ही ना। अच्छा, अब ये जो चीज़ मैं कह रहा था, रन एनिमेशन रिवर्स डायरेक्शन और अल्टरनेट साइकिल, यानी कि वो रेड से ग्रीन हो रहा था और ग्रीन से एकदम रेड हो रहा था। मतलब उस तरह नहीं हो रहा था जिस तरह, मतलब ग्रीन से रेड, रेड से ब्लू, तो वापस होते हुए इसी तरह उसे ब्लू से रेड, रेड से ग्रीन इस तरह होना चाहिए था। यानी जिस डायरेक्शन में जा रहा है ना, यानी कलर 1 टू कलर 2 टू कलर 3 जा रहा है और वापसी पे 3 से डायरेक्ट 1 पे आ जाता है, बीच में 2 कॉल नहीं करता। यानी कि वो जाते हुए जिन जिन पॉइंट से गुजर के जाता है वापसी पे डायरेक्ट वापस आ जाता है, उन पॉइंट से नहीं गुजरता। तो उस चीज़ के लिए जो है ना आप ये अल्टरनेट लगाएंगे कि एनिमेशन डायरेक्शन रिवर्स में तो ये उल्टा चलेगा, और इसको आप अगर लगाएंगे यहाँ पे होगा ये एनिमेशन डायरेक्शन अल्टरनेट करेंगे, तो अल्टरनेट में ये देखें पहले इधर से गया और वापसी फिर इधर से ही वापस जिस तरह आया था उसी तरह वापस जा रहा है। ये चीज़ अल्टरनेट है। और अल्टरनेट के बाद आप इनफिनाइट भी लगा सकते हैं आइटरेशन काउंट को। इसने 2 लगाया हुआ तो आप इनफिनाइट लगाएं, और 4S के बजाय मैं इसको 1S लगाता हूँ कि ये जल्दी जल्दी मुझे दिखाए क्या करना है इसमें। ये देखें, और इनफिनाइट के स्पेलिंग शायद मैंने गलत है, इनफिनाइट, हाँ इनफिनाइट। दोबारा रन करें तो ये देखिए, ये अब इनफिनाइट है, ये चलता रहेगा इसी तरह। ये एनिमेशन है। और भी एनिमेशन में वैसे काफ़ी सारा काम होता है,
तो ये इसकी कर्व होती है कि आप लीनियर सीधा सीधा एनिमेट कराना चाहते हैं, ईज इन ईज आउट करना चाहते हैं। ये आप देखें तो इसने ना पांच एक डेव बनाई है इसमें, लीनियर, ईज, ईज इन, ईज आउट, ईज इन आउट, ये पांच बनाई हैं। उसमें उसने दिखाया कि स्टार्ट वही एक, ये देखिए लीनियर है, ये बिल्कुल एक स्पीड से जा रही है और ये एंड तक उसी स्पीड तक जाती है। और इनमें से एक होगी जो मतलब स्टार्ट में जल्दी होगी, एंड स्लो होगी। एक होगा स्टार्ट स्लो होगी, एंड मतलब जल्दी होगी। एक होगा स्टार्ट और एंड मतलब दोनों स्लो होंगी, बीच में फास्ट होगा। एक ये है कि स्टार्ट और एंड दोनों स्लो फास्ट होंगे, बीच में स्लो होगी। बहरहाल ये अलग अलग हैं, इनको आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी भी इसी तरह है, यहाँ से इजीली आप सीख सकते हैं जो सीखना चाहें। या आप ए शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी है कि आप इकट्ठा भी लिख सकते हैं। एनिमेशन में आप बताएंगे कि एनिमेशन का नाम क्या थे, जो आप एट द रेट की फ्रेम के साथ बनाएंगे, उसको कितने सेकेंड लगाएगा, लीनियर है और 2s तक है और इन्फिनाइट चलेगा और अल्टरनेट भी है। तो आप मतलब एक लाइन में भी ऐसे बता सकते हैं। इसमें मल्टीपल कॉलम्स हैं, आप इस तरह कॉलम की शक्ल में अगर काम करना चाहिए, मोस्टली तो हम डिव्स बना के ही करते हैं, लेकिन जब पैराग्राफ होता है आपको मल्टीपल कॉलम्स में दिखाना है तो ये आपके पास कॉलम का ऑप्शन भी है। आप उसमें कॉलम काउंट दे दें 3 तो कॉलम काउंट 3 कॉलम बना देगा। इसी तरह कॉलम के दरम्यान में जो गैप आ रहा होता है वो गैप आप ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, अपनी मर्जी का देना चाहते हैं, ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है तो ज़्यादा करना चाहते हैं तो कॉलम गैप 40 पिक्सल ऐसे आप दे सकते हैं। बाकी जो है कॉलम रूल, स्टाइल, सॉलिड, ठीक है, और विड्थ उसकी बता सकते हैं, जो बीच में ये मतलब कॉलम का आ रहा होता है, ये लाइन आ रही थी ये इसको आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो ये CSS3 थी। इसके अलावा भी CSS में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमारा जो मेन फोकस है वो CSS नहीं थी, हमारा मेन फोकस बैकएंड प्रोग्रामिंग थी। तो CSS को फिर भी हमने देख लिया कि अगर इसमें कभी हमें ज़रूरत पड़ती है कोई काम करना छोटा मोटा तो हमें अंदाज़ा होगा कैसे काम करना है।